चलिए नाउ स्टार्टिंग वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखते हैं, देखो वी आर की वैल्यू, जिसको ज़्यादा नहीं समझना है उसको बस ये समझ लो, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई यहाँ पे फुल लोड। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन किससे किया जाता है, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड करस्पॉन्डिंग। जिसको ज़्यादा नहीं समझना है, थ्योरी नहीं समझना है क्या कैसे होता है, अभी हम बताएंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे ओपन सर्किट, जैसे हमने बताया था लास्ट क्लास में कि इफ़िशियंसी की भाई ज़रूरत क्यों पड़ी, माइंड में क्या आता है कि इफ़िशियंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इफ़िशियंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा कि इसका मतलब लॉसेस कम से कम है। अगर एफिशिएंसी पुअर आ रही तो इसका मतलब लॉसेस ज़्यादा है, तो उस लॉसेस को रिड्यूस करेंगे। फिर भाई चेक करते हैं, भाई वैल्यू से ही चेक करोगे ना, आपको तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि एफिशिएंसी, आप बस ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सर ये वायर लिया वो वायर लिया, तो हम वैल्यू से ही पता करते हैं ना कि कौन सी चीज़ इफेक्टिव है कि नहीं। तो हमने वोल्टेज इफिशियंसी इसी वजह से कैलकुलेट की कि इफिशियंसी का रोल यही है कि उससे हमको ये चलेगा सिस्टम अच्छा है कि नहीं। अगर पुअर है तो मतलब पुअर का मतलब लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उस लॉसेस को रिड्यूस करेंगे, फिर चेक करेंगे इफिशियंसी कितनी हुई। तो हम चाहते हैं कि 100%, लेकिन 100% तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी वो हमेशा ही। तो खैर अब उसी तरीके से आते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्यों जरूरी है। जिसको ज़्यादा नहीं समझना है बस उसको ये समझ ले कि वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड। ये जो भी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड होता है, ये इसे याद रखना। और जनरली हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, रिसीविंग एंड पे। कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा रिसीविंग एंड पे। ठीक है, तो आप रिसीविंग एंड के करस्पॉन्डिंग ये जो भी वैल्यू है वो वी आर ऐसे लिख सकते हो, वी आर और वी आर। ठीक है, पहले तो क्लियर है कि नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन जो है हम जनरली कहाँ करते हैं, जैसे रिसीविंग एंड तो रिसीविंग एंड करस्पॉन्डिंग, जहाँ पे चेक करोगे उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इन जनरली रिसीविंग एंड लिख दिया जाता है, तो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं। तो वैसे फार्मूला क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। आप जहाँ पे चेक करना चाहो उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बीच में चेक करना है तो बीच में करस्पॉन्डिंग। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और कितना रहना चाहिए वैल्यू। ठीक है, और उस ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक समझते हैं। देखो जैसे ये जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, जनरेटिंग स्टेशन कितना है 11 kV पे हम लोग क्या करते हैं जनरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर उसको यहाँ पे लाते हैं 11 से 11 kV को फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है हायर वोल्टेज पे करेंगे। फिर जो भी है, मान लो 300 किलोमीटर की लाइन है या 200 किलोमीटर की लाइन, जो भी है ट्रांसमिशन लाइन है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 220 kV एट 11 kV करस्पॉन्डिंग। फिर यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करो, रटने का नहीं। रटने वाला काम गया, वो बीटेक में था, बीटेक और आपका डिप्लोमा में था। रटने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, समझ के चलोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो अगर समझ में रहोगे तो उसकी लैंग्वेज समझ में आओगे। अगर ठीक है, तो खैर आते हैं इस पर। ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये क्या इंडक्शन मोटर, ठीक है, जान मान लीजिए ये ट्रेन है। ट्रेन जो जनरली ये वर्क करती है 25 kV करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, उसको रेटेड वोल्टेज चाहिए। अब ये आपने ट्रांसफार्मर लगा रखा है इसके करस्पॉन्डिंग, ये क्या स्टेप अप किया, स्टेप अप ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब मान लो 300 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे फिर क्या है, स्टेप डाउन कर दिया। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया हमने किसको, मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने ले लिया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को हम इसको रन कराना चाहते हैं, और वो जनरली 25 होता है। हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि मान लीजिए बहुत सारा अटैच करने पे इसकी ज़रूरत कितनी है 11 करस्पॉन्डिंग, तो ठीक है 11 kV करस्पॉन्डिंग 11 kV की इसको नीड थी कि अगर 11 वोल्टेज जो है 11 kV रहेगा तभी ये रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। तो जब डिज़ाइन करेंगे सिस्टम ट्रांसफार्मर को, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेंगे, इंसुलेशन किसके करस्पॉन्डिंग, इन सब का रखेंगे भाई। इसका 220, इसको 11 kV करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी उसी करस्पॉन्डिंग कर देंगे, यहाँ पे भी सब उसी करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो रेटेड जो करंट आ रही है, सपोज करो वो कितनी है 10 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, मतलब जब ये वर्क कर रहा है फुल लोड पे, जब ये वर्क कर रहा होगा
तो उस समय इसको कितनी करंट है 10 किलो एम्पियर, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है 11 kV। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कहते ठीक है सर रन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग, अब एक और चीज़ आइए यहाँ पे सोचते हैं थोड़ा सा, ये बताइए जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये तो ठीक है, रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया है। अगर हमको यहाँ पे 220, यहाँ पे भी 220 है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे भी दे, यहाँ से जैसे 220 है, यहाँ पे 220 है, वैसे बहुत सारे तरीके आते हैं जिससे हम लोग वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 11 kV की ज़रूरत है, ठीक है, ये आपने जो ट्रांसफार्मर बना रखा है, ट्रांसफार्मर है जो आपका पावर ट्रांसफार्मर 11 to 220 kV करस्पॉन्डिंग, तो क्या यहाँ से 11 kV करस्पॉन्डिंग ही वोल्टेज देंगे इसको? नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा रखेंगे। उससे ज़्यादा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि यहाँ पे कि 12.4 kV का वोल्टेज का हमने सप्लाई दिया। क्यों? क्योंकि लॉसेस भी तो होंगे भाई। आपने जो 11 kV यहाँ पे 220 kV है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया है, क्या यहाँ पे 11 kV देंगे? नहीं, उससे ज़्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस होंगे, तो ऐसे होते होते वोल्टेज तब यहाँ पे 11 kV मिलेगा इसको। क्लियर है कि नहीं? और करंट कितनी है 10 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग। अब किसी वजह से नो लोड हो गया, ये मान लो किसी वजह से ये क्या हो गया, नो लोड। नो लोड का मतलब यहाँ पे जो करंट थी, पहले जो करंट थी वो 10 किलो एम्पियर थी, अब ये कितनी हो गई 0.1 किलो एम्पियर। ठीक है भाई, ट्रेन चल रही है, उसकी पटरी भाई लोड अपने डिस्कनेक्ट कर दिया डिब्बों को। भाई जो ट्रेन है वो नो लोड पे हो गया। नो लोड पे मतलब उसको कम करंट चाहिए ना, 0.1 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग। सपोज कर लो अपनी तरफ से कि भाई ये जो भी ट्रेन है जब ये लोडेड कंडीशन पे है तो 11 kV है कि वोल्टेज ज़रूरत है, और यहाँ पे कितना 10 किलो एम्पियर चाहिए इसको। लेकिन जैसे ही ये नो लोड हुआ, नो लोड होगा तो क्या होगा, नो लोड का मतलब उसकी सॉफ्ट क्या हो रही है, सॉफ्ट से जो भी लोड था वो करंट का डिस्कनेक्ट हो गया, तो सॉफ्ट तो घूम रही है, तो उसको भी तो क्या बोलेंगे, नो लोड। या चलती ट्रेन है, उसकी पटरी क्या हो गई, उसकी जो पटरी छोड़ो, उसका जो डिब्बा डिस्कनेक्ट हो गया पूरा, तो भी क्या हो गया, नो लोड। ये सब नो लोड के टाइप से ही हो ना। अच्छा, जब ये कंडीशन होगी तो रिसीविंग एंड पे करंट कितनी होगी, 0.1 किलो एम्पियर। अब बताइए जैसे ही 0.1 किलो एम्पियर करंट होगी, यहाँ पे कितना वोल्टेज था 12.4, ठीक है 12.4, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसी करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा ये वोल्टेज। नहीं, मान लो ये कितना हो गया, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या हो गया 0, भाई ड्रॉप आपको कम मिलेगा। नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से मिल रहा था, करंट की वजह से। करंट हायर थी तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिल रहा था। अब जब करंट कम होगी तो ड्रॉप कम होगा, तो जब ड्रॉप कम होगा तो यहाँ का वोल्टेज पहले के जो यहाँ पे जो 11 दिख रहा था वो 11 की जगह बजाय कितना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके आसपास वाला होगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि उसी करस्पॉन्डिंग ये भी चेंज हो गया। ये मान लीजिए 240 kV हो गया, यहाँ पे भी 240 kV हो गया। अब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 12.4 kV करस्पॉन्डिंग हो गया। अब बताइए दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई बोलो। आपने जो सिस्टम बना रखा था कि लोडेड कंडीशन पे ये करंट और वोल्टेज ये है, जैसे ये क्या हो गया, इसकी सॉफ्ट, ये आपका नो लोड हुआ। नो लोड मतलब करंट उसमें कम जा रही है। जब करंट कम जा रही है तो उस कंडीशन में यहाँ का वोल्टेज ये सब चेंज हो जाएंगे। रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। यहाँ का वोल्टेज चेंज हो गया, कितना हो गया, लाइक दिस वन। अब ये बताइए पहले कितना वोल्टेज था 11 kV। हमने डिज़ाइन किसके करस्पॉन्डिंग, ये जो ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन किया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर को, इस ट्रांसफार्मर को, इन सभी ट्रांसफार्मर को किसके करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है, कि प्राइमरी साइड 220 kV और सेकेंडरी साइड 11 kV करस्पॉन्डिंग। मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके पड़ेगा, इंसुलेशन पे। नहीं, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। पर तो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से। एट नो लोड कंडीशन पे इतना ही नहीं, जो टावर ओवर कनेक्ट होंगे ना, जो टावर यहाँ पे जो आपने जो डिस्क लगा रखी है ना, ये भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा अगर ये वोल्टेज सडनली बढ़ गया तो। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं?
यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से। क्लियर है सबको? बोलो भाई। जैसे ही नो लोड हुआ, देखो हमने क्या बनाया, इसको भूल जाओ, स्टार्टिंग में एकदम सिंपल से बता रहे हैं कि ये 11 ये ठीक है। हमने इस ट्रांसफार्मर को और यहाँ तक कि जो आपका इंडक्शन मोटर, जो आपका जो भी सिस्टम बना हुआ है, उसको भी हमने किसके करस्पॉन्ड डिजाइन किया है, जितने वोल्टेज की फुल लोड पे ज़रूरत है। भाई फुल लोड करंट कितनी 10 किलो एम्पियर जब जा रही है तो उसी करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा, जैसे 11 के भी आ रहा है तो 11 करस्पॉन्डिंग हमने इसको भी डिजाइन किया हुआ है इंसुलेशन, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या इतना ही वोल्टेज हम लोग देते हैं स्टार्टिंग में? नहीं, हम लोग देते हैं इससे ज़्यादा वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। नहीं समझ आ रहा है? करंट हाई होगी तो भाई ड्रॉप भी होगा ना। आइडियल कंडीशन थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। भाई ट्रांसमिशन लाइन है तो ड्रॉप होगा, तो नॉर्मल सी बात है ये वोल्टेज इतना ही नहीं रखना, इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी हमको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। लेकिन जैसे ही नो लोड हुआ, नो लोड में क्या हो जाएगा, अब ड्रॉप कम होगा तो ये वोल्टेज जो भी इसके करस्पॉन्डिंग भाई फ़र्क पड़ेगा इन सब पे। तो ये मान लो कि ये कितना हो गया, ये बढ़ के कितना हो गया 200, ये भी 240 हो गया, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज 12.4, जैसे 12.4 हो गया फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, तो इंसुलेशन में भी डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग 4 to 5% का रेगुलेशन लेके चलते हैं। नहीं तो वोल्टेज रेगुलेशन से हम लोग क्या चेक कर लिया कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन सीवियर है, सीवियर का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा बढ़ गया, जैसे 11 तक हमने बताया कि इंसुलेशन 11 के करस्पॉन्डिंग हमने ले रखा है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन में 4 to 5% लेके चलते हैं जनरली, कहीं कहीं 6 to 7 तक पहुँच जाता है, लेकिन अच्छा हम लोगों को माना जाता है 5 to 6 के 4 to 5 करस्पॉन्डिंग कि अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन है। मतलब कि अगर उसका मतलब क्या होता है कि जैसे 11 के भी है ये फुल लोड पे, तो हम जब डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग जब डिज़ाइन करेंगे ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी साइड को, तो वहाँ पे जो वोल्टेज जो हम रखेंगे वो हम 4 to 5% बढ़ा के रखेंगे। मतलब जैसे 11 है तो उसका 4 to 5% जो भी आएगा, जैसे मान लो उसका आया 12.5 या 13 वोल्ट के 13 के बी करस्पॉन्डिंग, तो हम बोलेंगे कि ये है 11 के बी के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में 13 के बी के लिए है। कि जिससे क्या होगा कि अगर कभी ये कंडीशन आई, ये तो आ ही सकती है, तो उस केस में ये क्या करेगा, उसको सस्टेन कर लेगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर जब सस्टेन कर लेगा तो क्यों ना हम 20% बना दें, 20% के करस्पॉन्डिंग या 25% करस्पॉन्डिंग बना दें, क्योंकि हमें तो पता नहीं किसी की वजह से कि कब नो लोड हो जाए, कब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए। हाँ माइंड में आता है कि ठीक है सर, हम 11 के बी का ट्रांसफार्मर है जो भी है सेकेंडरी साइड का, हमने किसके करस्पॉन्डिंग कर दिया, 33 के भी करस्पॉन्डिंग कर दिया, लेकिन दिक्कत वही होगी, खर्चा तो बढ़ गया ना। सिर्फ आप यहीं चेंजेस नहीं कर रहे हो, इन सब पे चेंजेस कर रहे हो, टावर वो जितने इस्तेमाल हो रहे हैं सब पे चेंजेस कर रहे हो, तो फिर उससे खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम लोग जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हम कितना लिमिट करते हैं 4 to 5% इन जनरल, बट कभी कहीं कहीं इसका 6 to 7% तक भी यूज़ होता है, हम लोग उसको बना के रख देते हैं, ठीक है। कि हम मतलब क्लियर हुआ कि नहीं, कि जब हम इंसुलेशन करेंगे तो 11 करस्पॉन्डिंग इसका नहीं करेंगे, बल्कि कितना करेंगे 12.4 के बी करस्पॉन्डिंग या 13 कर सकते हैं, मतलब जो भी इसका 4 to 5% आएगा उतना करके वोल्टेज निकाल के वो हम उतना करके छोड़ देते हैं। और बाय द वे, अब जैसे हमने बना दिया कि भाई हमने इस सिस्टम को बना दिया सब कुछ, किसी ने कहा कि सर अगर बाय द वे उससे ज़्यादा का आ गया तब क्या होगा? नहीं, बाय द वे कभी यहीं का वोल्टेज बढ़ गया, किसी वजह से सर्ज आ गया कहीं से और हायर वोल्टेज हो गया, तो उसके लिए हम लोग ओवर प्रोटेक्शन मतलब तब आप वहाँ पे अदर सिस्टम का यूज़ करते हैं वहाँ पे, नहीं तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हायर वोल्टेज की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर दुनिया भर का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? और यही नहीं, सिर्फ इसी के ऊपर नहीं है, अब ये बताइए जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से आ रही थी, एक और चीज़ समझ सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो भी हाउस होल्ड होगा देखो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है, यहाँ से जो भी कनेक्टेड होंगे सब, नहीं भाई रेलवे कॉलोनी है तो वहाँ पे कितने वोल्टेज ज़रूरत है, यहाँ पे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे जो भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कि 11 kV का और यहाँ पे 415 के वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है,
पर ये 3 फेज़ करस्पॉन्डिंग। तो सिंगल फेज़ के लिए लोड यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं जी? बोलो, ये वाला दिख रहा है? देखो ये जो भी है आपका इंडक्शन मोटर, ठीक है, आपने क्या किया भाई, यहाँ पे बोलो, देखो यहाँ पे कितना है, जब नो लोड पे हुआ, नो लोड का मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर दो तो इसमें कितनी करंट आ गई, आई नॉट की वैल्यू 0.1 किलो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग। भाई डिस्कनेक्ट का मतलब यहाँ पे इन द सेंस कि उसका जो नो लोड कर दिया गया। नो लोड का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि उसकी सॉफ्ट डिस्कनेक्ट कर दी गई, इसका मतलब ये होता है नहीं, सॉफ्ट से जो भी जो ट्रेन का डिब्बा उब्बा था सब डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो वो क्या होगा, नो लोड हो गया ना, फिर भी तो करंट जा रही है। वो करंट कितनी है 0.1 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग, और लोडेड कंडीशन में 10 किलो एम्पियर, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे 11 है कि जब अब कितना हो जाएगा, जैसे मान लो 12.4 किलो वोल्ट हो गया और यहाँ का 240 किलो के भी, ठीक है। अब इसके पास यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इंसुलेशन से करके बच गए हम, नहीं पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इस साइड, तो जो हाउस होल्ड है, मतलब जो रेलवे कॉलोनी है उससे अटैच है, उसको भी तो बिजली यहीं से जा रही है, ये जो जा रही है। अब जब ये नो लोड हो गए तो यहाँ का वोल्टेज जो पहले 11 kV था और यहाँ पे 440 kV 3 फेज़ के करस्पॉन्डिंग, तो पर फेज़ में कितना 240 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आता है। ये आता है ना 220 240 कुछ आता है, इसी टाइप का आता है ना, बोलो 240 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। अब जैसे ही हमने बताया कि जैसे ही नो लोड हुआ, ये वोल्टेज अब 11 kV नहीं रहा, बल्कि कितना बढ़ के हो गया 1200 इतना kV, तो इसका भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसका कितना हो गया, मान लो जो भी है 300 kV, नहीं ये सॉरी इसको कर लो, मान लेते हैं 500 kV करस्पॉन्डिंग। और जब ये 500 kV करस्पॉन्डिंग हो जाता है, सॉरी kV नहीं बोल्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, सपोज कर लो, अब ये कुछ लोग कैलसी से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस हमने एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 300 वोल्ट। जैसे ही 300 वोल्ट हुआ, जितने पंखे उनके थे उन सब की कहानी खत्म हो जाएगी। पहले तो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो कि वोल्टेज रेगुलेशन को कम से कम रखना पड़ेगा हमको, समझ में आ रहा है कि नहीं? वोल्टेज रेगुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर हमने इनको बचा भी लिया कि भाई इनको कैसे बचाओगे, इंसुलेशन बढ़ा दोगे, ये करोगे ना, या फिर प्रोटेक्टेड डिवाइस लगाओगे, लेकिन 4 to 5% हम लोग बना के चलते हैं, लेके चलते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम सर्किट ब्रेकर, रिले उले सबका, इन सब का इस्तेमाल करके हम उनको डिटेक्ट करते हैं और हटाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि इनके लिए जो हाउस होल्ड है, बहुत सारे घर हैं, पंखे, बिजली, एसी, फ्रिज, सब क्या हो जाएगा, सबकी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हायर वोल्टेज को सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट हमने डिजाइन अंदर रखे हैं वो सब किसके करस्पॉन्डिंग, 240 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? तो क्लियर हुआ कि नहीं कि वोल्टेज रेगुलेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, टू बी लिमिट करना पड़ेगा। नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टू बी लिमिट, मतलब कम से कम रखते हैं। तो समझ में आया कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरत है, बोलो। हायर वोल्टेज से पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, अब अपने मेन पे। तो ये एक्चुअली इंटरव्यू में पूछ देता है कि वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन की क्यों नहीं, सॉरी पूछता वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम क्यों करने की जरूरत, मतलब 4 to 5% क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं रखते। समझ में आया कि नहीं, उससे ज़्यादा रखेंगे तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। कम रखे टू बी लिमिट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट का मतलब है कि वो जिसे वो सस्टेन कर सके।
तो चलिए अब आते हैं ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग। ये बताइए ये आपका क्या है, अपने मेन चीज़ पे इसके करस्पॉन्डिंग समझते हैं जो आप में आता है। यहाँ पे क्या है, लोड, ये लोडेड है, ये क्या है आर और ये क्या है एक्स। आर की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2। जिसको नहीं समझ में आ रहा ये सर कहाँ से आया, तो ये हमने बता रखा है कि कैसे इसकी वैल्यू आती है। ये रेफर टू किस साइड का है, रेफर टू ये जो भी बनाया आर एक्स, ये किसके करस्पॉन्डिंग, रेफर टू प्राइमरी साइड के करस्पॉन्डिंग वाला है। और ये जो वोल्टेज है V2 डैश था, याद है V2 डैश, और ये ZL डैश के करस्पॉन्डिंग नहीं। और यहाँ पे करंट कितनी थी I2 डैश करस्पॉन्डिंग, बोलो। यहाँ पे RI, यहाँ पे XM, यहाँ पे IM, और यहाँ पे II, और यहाँ पे I0, यहाँ पे I1, और ये वोल्टेज V1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अब निकल के आएंगी जो आपको पकड़ के रखनी है। पर बताओ क्लियर है कि वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से क्या हो जाएगा। देखो अब नो लोड की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एट नो लोड, एट नो लोड। यहाँ से एक चीज़ निकल सकती है, एट नो लोड। नो लोड का मतलब क्या हुआ, लोड में करंट कितनी हो गई, जीरो। भाई इसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट, मतलब इसमें करंट कितनी हो गई, जीरो। इस लोड में, इस लोड में कौन सी करंट है, I2 डैश, तो दैट्स वाई I2 डैश को उठा के जीरो पुट कर दो। देखो क्या निकल के आ रहा है कि V1 दिस इक्वल टू, यहाँ से देखो जो V1 है वो किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, V2 डैश के। बोलो भाई, देखो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख सकते थे क्या, V1 की वैल्यू V2 डैश प्लस I2 डैश R प्लस JX, ये लिखते कि नहीं लिखते। स्टार्टिंग में ये वोल्टेज दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस लिखते। नो लोड का मतलब I2 की वैल्यू क्या कर दो, जीरो। I2 डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो V2 डैश है वो किससे करस्पॉन्डिंग हो, V1। तो इसी वोल्टेज को क्या बोलेंगे, नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज मतलब आप समझ सकते हैं अब कि जो वोल्टेज यहाँ पे था वही वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखेगा। यही चीज़ तो हमने बोली थी कि जो मतलब जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज जो हमको मिल रहा था, एक बैग बढ़ के 11 से कितना हो गया, जो 12.4 kV इस साइड था, यहाँ पे जो 11 आ रहा था, 11 क्यों आ रहा था, याद है 11 क्यों आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था ना। ये ड्रॉप जैसे ही ख़त्म होगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे आप दे रहे हैं वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। वही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, क्लियर है कि नहीं। यहाँ से तो जैसे ही ये होगा उस समय आपको नो लोड वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, V1 करस्पॉन्डिंग, और फुल लोड के करस्पॉन्डिंग है। तो बताओ क्लियर है ये चीज़। एंड फुल लोड के करस्पॉन्डिंग इसी को लिख सकते हो कि V2 डैश दिस इक्वल टू दिस वन, तो या V2 नो लोड दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1। ठीक है, जो हमने बताया था ना, V2 नो लोड दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, V1। और V2 एट फुल लोड के करस्पॉन्डिंग की बात करें तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 डैश। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब ट्रांसफार्मर पे आते हैं जो हमारे मतलब की चीज़ है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। भाई फुल लोड पे वोल्टेज कितना है, V2 डैश है, तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि जो फुल लोड पे वोल्टेज है V2 फुल लोड, या ऐसे बस ऐसे लिख दो फुल लोड, ऐसे कुछ नहीं समझना तो बस ऐसे लिख दो V फुल लोड दिस इक्वल टू V2 डैश। और V नो लोड पे क्या हो जाएगा, नो लोड पे वोल्टेज V1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सब कहाँ पे है, रिसीविंग एंड पे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमको फोकस किस पे करना है, पहले यहाँ पे देखो वोल्टेज रेगुलेशन दिस इक्वल टू आप लिख सकते हो ऐसे, नो लोड, चूँकि हम सेकेंडरी साइड पे बात कर रहे हैं तो V2 कहेंगे नहीं। देखो यहाँ पे जो भी है नो लोड की बात करेंगे तो V2 पे बात करें तो इसीलिए हमने V2 लिखा, V2 नो लोड नहीं, V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइड बाई किसके करस्पॉन्डिंग, V2 फुल लोड। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। अब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो फार्मूले करस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला था, कहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, जहाँ पे चेक करना रिसीविंग एंड पे तो रिसीविंग पे, तो रिसीविंग एंड पे नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड। अब बताओ नो लोड पे V2 डैश लिखेंगे, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 के करस्पॉन्डिंग, तो V2 डैश V1 करस्पॉन्डिंग है तो दैट्स वाई V1। और फुल लोड पे ये किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 डैश के करस्पॉन्डिंग, तो इस वजह से V2 डैश लिख दिया। क्लियर है कि नहीं, बोलो ये चीज़ क्लियर हुई।
ऐसा कोई है जिसको बाउंस कर रहा है? अब ये बताइए, ये जो वैल्यू हमने लिखी है अगर डैश के करस्पॉन्ड लिखें तो डैश हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए इसको क्या ले सकते हैं, v1 और ये v2 डैश डिवाइड बाई v2 डैश। तो हमको बेसिकली हमारा मोटिव है कि इनकी वैल्यू डिटरमाइन करें और उनको कैलकुलेट करें बस। तो फाइनली हमको क्या आया कि v1 माइनस v2 डैश डिवाइड बाई v2 डैश। बोलो, या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि वी आर किसी को बाउंड हो यार सर आप तो इक्विवेलेंट सर्किट वाला लेके चल रहे हो। नहीं, हम लोग जो हम ये कौन सी सर्किट है, रिफर टू प्राइमरी साइड। ये पूरा जो बनाया हमने अप्रॉक्सीमेट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड। किसी ने कहा नहीं सर हम सेकेंडरी साइड लेके चलें, तो नहीं, सेकेंडरी साइड का सिर्फ लेके चलें तो उस समय फार्मूला क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन का, बोलो। V2 फुल लोड, सॉरी V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइड बाई V2 फुल लोड। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? अगर सिर्फ क्यों किसको पकड़ कर लेके चलें, सिर्फ सेकेंडरी साइड को, हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं, ये रिफर टू प्राइमरी साइड नहीं करना चाहते हम, सिर्फ सेकेंडरी वाला याद करो। ये लिखोगे ना V2 फुल नो लोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइड बाई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब इसी में क्या कर दो, K से डिवीजन कर दो, V2 फुल लोड डिवाइड बाई K और V2 नो लोड सॉरी नो लोड डिवाइड बाई K और यहाँ पे भी K, फिर यहाँ पे भी V2 फुल लोड डिवाइड बाई K। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, ये तो वही निकल के आ गया ना, V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइड बाई V2 फुल लोड। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? तो ये क्लियर है कि दोनों से, ऐसा नहीं कि सर हम माइंड में आता है बच्चों को, हम डाउट रहता है कि सर अगर हम सिर्फ वो वाला सर्किट कंसीडर करते सेकेंडरी वाला, कि हम कहते हैं रिफर ऊपर हम नहीं करना चाहते, बस वही ले लेना चाहिए कि I2 करंट इसमें जा रही है और यहाँ पे V2 और यहाँ पे जो भी है R जो R2 और यहाँ पे X2 करस्पॉन्डिंग जो सर्किट बनता था उससे देखना चाहते हैं कि भाई इसमें तो I2 करंट जा रही है। तो जब करंट जाएगी तब क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज, और जब नहीं जाएगी तब कितना होगा। पहले तो क्लियर है। दोनों ही केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ रहा है, देखो सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन रिफर टू प्राइमरी साइड करके करोगे तो आ गया, यही वैल्यू आ रही है। और जब आप रिफर नहीं कर रहे हो, सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग चल रहे हो, तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे बना तो फिर इसको आप बाई केस से क्या कर दे, डिवीजन कर दे, तो वही चीज़ फार्मूला बन के आया ना। तो फाइनली यही चीज़ निकल के आ गई। तो क्लियर नहीं, क्लियर है ना जी ये? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब नीचे लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? अब देखो ये पावर फैक्टर क्या होगा, पहले फर्स्ट केस में पावर फैक्टर क्या ले लें, केस फर्स्ट। देखो एट लैगिंग पावर फैक्टर, लोड जो है लैगिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग ले लें। मतलब क्या होता है, इंडक्टिव लोड, दैट इज इंडक्टिव लोड, नहीं। अब किसी को नहीं समझ आ रहा है, देखो सिंपल सी बात है भाई, लोड है ना, ये एकदम बेसिक समझा रहे हैं। अब ये मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको नहीं पता कुछ। भाई इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि ZL की वैल्यू कैसी होगी, R जो भी है RL प्लस JXL। इतना तो पता होगा ना सबको। अगर नहीं पता तो इतना मान के चलो कि ZL की वैल्यू क्या होती है, RL प्लस JXL। अगर ऐसा लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव नहीं, प्योर इंडक्टिव में क्या हो जाएगा, RL की वैल्यू 0। यहाँ पे इंडक्टिव की बात की है। तो इंडक्टिव का मतलब होता है कि जैसे कॉइल है ना, कॉइल की बात जब करते हैं तो कॉइल में रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है, दोनों चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ZL।
और इसको कमेंट में लिख के बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जेड एल एट द एंगल थीटा एल, या थीटा लिख दो बस, ठीक है, या फाई लिख दो, फाई लिखना है तो फाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग, पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग, और वो पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग, कॉस फाई, ऐसे लिखते हैं। अब ये बताइए यहाँ पे वोल्टेज एकदम बेसिस चल रहे हैं, कितना है V2 डैश, जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कितना है V2 डैश, करंट कितनी है I2 डैश, यही है ना I2 डैश करस्पॉन्डिंग। तो V2 डैश डिवाइड बाई I2 डैश की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होती है, ZL, जो भी है यहाँ पे ZL डैश, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि V2 डैश डिवाइड बाई I2 डैश ये किससे करस्पॉन्डिंग, ZL के करस्पॉन्डिंग। V2 का मतलब क्या होता है, V2 बाई K, इनकी सब जरूरत ही नहीं। तो चाहे ZL डैश कर दो चाहे ZL, दोनों में वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। अगर सिर्फ ZL डैश ही कर दो तो ये जो भी आएगा ZL डैश एट द एंगल फाई करस्पॉन्डिंग आएगा। नहीं, जब ऐसा आएगा और आपने अगर V2 डैश को क्या लिया, V2 डैश एट द एंगल 0, ठीक है, तो I2 डैश को क्या लिखोगे, I2 डैश एट द एंगल माइनस फाई। बोलो, अगर फिर भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं कहाँ से हो सकता है दिक्कत हो जाए, ZL डैश हो गया तो भाई देखो V2 डैश की वैल्यू कितनी है, V2 डैश एट द एंगल 0, हमने ले लिया, रेफरेंस ले लिया, एज्यूम कर लिया कि इसका एंगल कितना है 0, तो ये कितना हो गया ZL की वैल्यू, ZL डैश एट द एंगल माइनस फाई, सॉरी प्लस फाई, तो ये ऊपर आके कितना हो जाएगा, V2 डैश डिवाइड बाई ZL डैश एट द एंगल माइनस फाई। इसी को आप क्या ले सकते हैं, I2 डैश का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा I2 डैश। पहले तो क्लियर है कि नहीं, कि ये क्या करेगा, लैग करेगा। तो लैगिंग होगा कि नहीं, लैगिंग का मतलब कि लैग करेगा कौन, करंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I2 लैग V2 बाई हाउ मच एंगल, फाई। पहले तो क्लियर है कि नहीं, जो नया बच्चा आया तो जी, जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना समझो, अगर लैगिंग बोले तो करंट क्या करती है, जो भी वोल्टेज होगा उससे क्या करेगी, लैग करेगी, मतलब जो एंगल दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, पीछे होगी। लैग का मतलब क्या होता है, पीछे, किससे, वोल्टेज से। और लीड करने का मतलब है कि करंट क्या है, वोल्टेज से आगे, ठीक है। ये हमने नेटवर्क में समझा रखा है बहुत डिटेलिंग में, अननेसेसरी डिस्कशन हो जाता है ना फिर। तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब आते हैं मेन रीजन पे कि V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है। देखो, जो सप्लाई वोल्टेज है V1 दिस इक्वल टू I2 डैश R प्लस JX प्लस V2 डैश, यही है। अब हमारा टारगेट है V1 की वैल्यू, मतलब नो लोड पे और फुल लोड पे वैल्यू डिटरमाइन करना, डिवाइड करके देखना कि कितनी वैल्यू आएगी। अब ये बताइए, ये AC तो DC तो है नहीं कि वैल्यू निकाला, वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे क्या है, AC, तो फेजर डायग्राम पे हमको फोकस करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम इसको बनाएंगे। इसको विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, देखो कैसे प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग देखो। V1 की वैल्यू लिखेंगे ऐसे, V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू R प्लस J I2 डैश इंटू X। पहले तो क्लियर है। हमने क्या बोला, पावर फैक्टर कैसा, लैगिंग। तो पहले तो V2 ड्रॉ करो, V2 डैश ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, क्योंकि V2 डैश को हमने रेफरेंस ले लिया ना, V2 डैश दिस इक्वल टू V2 डैश एट द एंगल 0 डिग्री, इसको रेफरेंस ले लिया है। अब इसको बाउंस कर रहा होगा, सर ये क्या उसे बला आ गई, ये नेटवर्क में फेजर डायग्राम में हमने बता रखा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बस यहाँ से जो पकड़ के बता, जो फाइनल फार्मूला है उसको पढ़ के रखना, ठीक है। देखो V2 डैश की वैल्यू क्या था, V2 डैश एट द एंगल 0, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, इसको हमने प्लॉट कर लिया, भाई एंगल ऐसे लिखते हैं, ये तो सभी लोग प्लॉट किए होंगे, 0 एंगल। अब उसमें I2 डैश किधर है, I2 डैश क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना, हमने बोला ना, जो है I2 लैग V2 बाई हाउ मच एंगल, फाई। जब I2 लैग करेगा तो I2 डैश भी क्या करेगा, लैग करेगा।
ठीक है मैं बस मैग्नीट्यूड का फ़र्क। तो आई टू डैश क्या हो जाएगा, ऐसे बनाओगे, लाइक का मतलब पीछे ना, इसके पीछे देखो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पहले तो क्लियर है कि आई टू डैश हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आई टू इंटू आर टू। देखो आई टू डैश इंटू आर लिखना है, आई टू डैश तो ये हो गया, आर टू कहाँ होगा, लाइक दिस वन, ऐसे प्लॉट करेंगे, ये 5 बताया था हमने। इस करंट में आर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज, तब ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर देखो I2 देखो हमने क्या बताया था कि कहीं पे भी J से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर ये I2 है, I2 डैश, तो इसमें J से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब किधर मूव करना है, 90 डिग्री। इसको इसमें देखो JI2 ऐसे लिखोगे और इसको किधर शिफ्ट कर दोगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बताया था कंसेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा, और उसमें x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन, JI2 डैश इंटू एक्स, और इनको ऐसे मिला दो तो ये हो गया V1। बोलो किसी को डाउट तो पूछो यहाँ पे, और इसको पकड़ के ऐसे बना दो लाइक दिस वन। हमारा टारगेट है इसकी वैल्यू को फाइंड करना। पहले तो क्लियर है कि नहीं, ये बताइए साइन थीटा कॉस थीटा पता होगा ना, कॉस थीटा क्या होगा इसमें, अगर हमको ये वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे, कॉस फाई दिस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू मान लो OAB, ये C है, AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे यहाँ पे I2 डैश इंटू आर। तो AB की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो गई, I2 डैश इंटू आर कॉस फाई। ठीक है, ये बताइए ये 5 है, ये कितना है 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 90। तो ये बताइए ये 90 है, सॉरी ये क्लियर है ना कि ये पहले बताओ, ये 5 है, ये 90, ये कितना होगा, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे तो 90 माइनस 5 लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कोई कि ये वाला एंगल कितना होगा तो क्या लिखोगे, भाई यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये क्या हो जाएगा 5 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, या ऐसे भी समझ लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो ऐसे समझो। ये बताइए यहाँ ये एंगल कितना है, 90 है, ये कितना है 5, और ये कितना एंगल होगा 90 माइनस 5, यहाँ पे कितना होगा 90 माइनस 5, तो ये वाला भी कितना होगा 90 माइनस 5। तो जब ये 90 माइनस 5 होगा तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस 5। क्लियर है कि नहीं, अगर हमको ये साइड मिल जाए, ये वाली इसके बराबर है, ये BC है ना, देखो ये वाला और ये सेम है, तो आप cos 90 माइनस 5 क्या ले सकते हो, देखो cos 90 माइनस 5 दिस इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा, हाइपोटेनियस। देखो इस ट्रायंगल में यहाँ से कितनी वैल्यू है, I2 डैश इंटू एक्स, तो BC आप लिख सकते हो किसके करस्पॉन्डिंग, I2 डैश इंटू एक्स, cos 90 माइनस 5 किसके करस्पॉन्डिंग, तो साइन 5, बस काम खत्म। अब हमारा टारगेट क्या है, इस V1 का कंपोनेंट इसके करस्पॉन्ड लाओ, तो क्या लिखोगे V1, ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं डेल्टा, तो V1 cos डेल्टा दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, OA AB प्लस BC। ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे। OB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 डैश, AB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, AB I2 डैश R cos 5, और BC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 डैश X sin 5। नहीं, और प्रैक्टिकली डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, टेंस टू 0, बहुत कम होती है, तो V1 क्या हो जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग होता है, क्लोजर टू V2 डैश प्लस I2 R cos 5, I2 डैश R cos 5 प्लस I2 डैश X sin 5। तो यहाँ से V1 माइनस V2 डैश किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा,
आई टू डैश आर कॉस फाई, यहाँ से कॉमन ले लो, प्लस एक्स साइन फाई। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले। ऐसा है कोई जिसको डाउट हो रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है? बोलो जल्दी से। ऐसा कोई है? और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट में जो हम फार्मूला बताएंगे उसको पढ़ के रख लेना, और उसके बाद कुछ बताएंगे उसको पढ़ के रख लेना। ऐसा नहीं कि ये डेरिवेशन आएगा आप में। हाँ, सब्जेक्टिव में एसएससी जेईई के सब्जेक्टिव में बैठते हैं तो वहाँ पे करना पड़ता है, तो दैट्स वाई हम करा देते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब ये नहीं कि किसी को रटना शुरू कर दिया। डायरेक्ट फार्मूला बताओ तो भी दिक्कत हो जाएगी ना कि सर कहाँ से आया। जो छोटे छोटे डेरिवेशन को उसको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बीच में से पूछ देता कहीं से। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो भी रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हमने क्या लिया है? कम लिया, टेंस टू जीरो। जितना डेल्टा की वैल्यू क्लोजर टू जीरो होगी, कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा? 1 के करस्पॉन्डिंग। नहीं भाई, कॉस V1 कॉस डेल्टा, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है, ये क्यों कम लिया जाता है? इसको जीरो क्यों अप्रोच किया जाता है? ड्यू टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पावर सिस्टम में डिस्कशन है इसका, तो क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ये एंगल हमेशा टेंस टू जितना कम रहेगा वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे डिस्कशन जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिलहाल बस इतना है कि ये अप्रोच करता है जीरो की तरफ, तभी ये मिलेगा आपको V1 कॉस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू जीरो क्लोजर टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? V1 दिस इक्वल टू लाइक दिस वन। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लिखा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो निकल गया, V1 माइनस V2 डैश, अब डिवाइड बाई V2 डैश कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों साइड V2 डैश डिवाइड बाई I2 डैश डिवाइड बाई V2 डैश इंटू आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। एक और चीज़, यही क्या है? यही तो वोल्टेज रेगुलेशन है। यही क्या हमको निकल के है? वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरी चीज़, I2 डैश को क्या लिखो? K इंटू I2 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू क्या होती है? V2 बाई V2 डैश का मतलब V2 बाई K इंटू आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई। तो ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 डिवाइड बाई V2 इंटू के स्क्वायर आर कॉस फाई, ऐसे लिख सकते थे क्या? के स्क्वायर एक्स साइन फाई। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले। भाई देखो, ये के ऊपर चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कि यही बताएं। ये के ऊपर जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर का अंदर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब इसके बाद थोड़ा आते हैं, डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट था वही हम बताना चाह रहे थे। देखो, हमको दो कल क्या ये हमने कुछ कराया था इस टाइप का, याद है कुछ? और ये भी कुछ लिखा था एक बार, और एक हमने इस टाइप का कुछ भी लिखा था एक बार, सॉरी R1 डैश प्लस R2 डैश और X02 की वैल्यू X1 डैश प्लस X2 डैश। इसका क्या मतलब है? ये कौन सा है? टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। ये क्या है? टोटल रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। और ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। और ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। टोटल रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। इसका मतलब ये है ना, इतना तो क्लियर होगा। अगर दिक्कत हो तो लिख भी लो। X1 और R1 और R2 डैश का मतलब पता ही है सब कुछ, इसमें तो किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि सर R011 का मतलब R1 R2 बाई के स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिख लो, कुछ लोग कहेंगे ना सर पता नहीं कहाँ से आ गया ये चीज़, बताया ही नहीं, वैसे हमने बता रखे हैं। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर R1 प्लस R2। क्लास लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कम से कम याद तो रहेगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो अब कि बताने का रीज़न क्या है। ये देखो, ये क्या है? के स्क्वायर आर कॉस फाई प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर एक्स इंटू साइन फाई। अब ये बताइए, ये हमने जो लिखा है आर और एक्स, ये एक्चुअली किसका है?
ध्यान से देखो तो ये क्या R01 ही है क्या, और ये क्या X01 है ना। ध्यान से देखो एकदम भाई, यहाँ पे जो R लिखा है ये एक्चुअल में किसके करस्पॉन्डिंग R01 है, और X का मतलब X01 है। कंपेयर करो। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करो तो ये k स्क्वायर R01 cos फाइव प्लस k स्क्वायर X01 साइन फाइव। बोलो, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि R की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आसमान से नहीं पड़ गई है। ये जो R और X था वो एक्चुअल में किसके करस्पॉन्डिंग है, ये सब किसे रिफर टू प्राइमरी साइड ने, तो वही तो है। ये क्या है, अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लो, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, और इसको टोटल रिएक्टेंस। टोटल रेफर टू प्राइमरी साइड। पर तो क्लियर है कि नहीं, ये हो गया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए k स्क्वायर R01 को क्या लिखोगे, ये है किसके करस्पॉन्डिंग। भाई देखो k स्क्वायर R01 में ये है k स्क्वायर R1 प्लस R2 डैश बाई के स्क्वायर, ऐसे था ना, k स्क्वायर R1 प्लस R2 डैश, सॉरी सिर्फ R2 करोगे, ये है किसके करस्पॉन्डिंग R02 के। नहीं, ये भी हमने बताया था वैसे, नहीं मतलब कि k स्क्वायर R01 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे R02। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो लिख दो, कर देते हैं इसको भी, नहीं तो फिर कहेंगे ना सर छोड़ क्यों दिया उसको, x2 डैश बाई के स्क्वायर, तो ये मिलेगा k स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ये पूरा किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो X02, नहीं ये आया X02 करस्पॉन्डिंग। तो हमको दो रिलेशन मिल गए, क्या कि एक तो ये मिल गया, दूसरा हमको मिल गया कि X02 की वैल्यू k स्क्वायर इंटू X01 होती है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, कि वोल्टेज रेगुलेशन जो मिला हमको यहाँ पे कहाँ गया जी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये I2 बाई V2 इंटू R02 हो जाएगा, और ये cos फाइव प्लस ये कितना हो जाएगा X02 इंटू साइन फाइव। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में है, वहाँ नहीं समझ में है। बस वैल्यू पुट कर दिया, कुछ ऐसी नई कोई नई चीज़ तो नहीं की हमने, ठीक है। अब आते हैं, मिटा दें इनको। अब एक चीज़ बताइए हमको, ये जो I2 है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, X इंटू I2 फुल लोड, बताया था भाई। जो I2 किसके करस्पॉन्डिंग है, X इंटू फुल लोड, मतलब कभी हाफ लोड करने जा रही है, कभी 3/4 फुल लोड करस्पॉन्डिंग करने जा रही है, कभी रेटेड करस्पॉन्डिंग। जब रेटेड करस्पॉन्डिंग जाएगी तो X की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सब बताया था एफिशिएंसी में, ठीक है। तो इसी करते हैं कि थोड़ा सा देखना चाहिए, और कुछ चीज़ें निकल के आती हैं तो रिजल्ट तो खैर आप पॉइंट टू भी नोटेट कर लो। तो बताइए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, X इंटू फुल लोड। फुल लोड का मतलब इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ फुल लोड करंट, फुल लोड आर रेटेड करंट, ये बोलते हैं ना रेटेड करंट, ठीक है। और V2 क्या है यहाँ पे, V2 क्या है, रेटेड वोल्टेज, दैट इज रेटेड वोल्टेज। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और एक चीज़ हमने ये भी बताई थी, पावर सिस्टम याद करो कि V2 डिवाइडेड बाई
ठीक है। I2 अगर V2 रेटेड है और I2 रेटेड है, ठीक है, V2 रेटेड है और I2 रेटेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज बेस वोल्टेज। और ये क्या होता है, बेस करंट। ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, Z2B। ये भी इसको कौन सा इम्पीडेंस बोलते हैं, बेस इम्पीडेंस। बेस इम्पीडेंस याद है, बेस इम्पीडेंस जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग ना, रेटेड वोल्टेज डिवाइड बाय रेटेड करंट। तो ये किसका हो गया, ये बताओ, ये किसका होगा, सेकेंडरी साइड का। ये जो इम्पीडेंस आएगा बेस इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी साइड। बोले बताओ क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, बोलो पहले। अगर V2 रेटेड है और I2 भी रेटेड है, I2 यहाँ पे क्या है देखो, अब वो चीज़ यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो I2 की जगह क्या लिखोगे, x इंटू I2 फुल लोड, नहीं, x इंटू I2 फुल लोड डिवाइड बाई V2 R02 इंटू कॉस फाई प्लस X02 इंटू साइन फाई। तो ये हो गया x, ये क्या है, I2 डिवाइड बाई V2। देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि I2 फुल लोड डिवाइड बाई V2, दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, Z2B होगा कि नहीं होगा, बोलो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे I2 क्या है, रेटेड है, I2 फुल लोड जो है वो रेटेड करंट है ना, तो V2 डिवाइड बाई I2 को क्या लिखेंगे, Z2B, या I2B डिवाइड बाई V जो भी है V2, दैट इज़ 1/Z2B, ठीक है। तो अब आप इसकी जगह पूरा क्या लिख सकते हो, 1/Z2B। आप चाहो तो एक लाइन अगर बचाना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, R02/Z2B इंटू कॉस फाई प्लस X02 डिवाइड बाई Z2B इंटू साइन फाई। बोलो ये कहाँ से है, ये पावर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है बस लिख ले चुपचाप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट वैल्यू, नहीं मिटा दें, इसको क्या बोलते हैं, देखो Z02 डिवाइड बाई Z2B, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, RPU, याद है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, XPU, नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं X इंटू RPU इंटू कॉस फाई प्लस XPU इंटू साइन फाई। तो फाइनल आपको वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा जो फाइनली आया, X इंटू RPU कॉस फाई प्लस XPU इंटू साइन फाई। जिसको कुछ नहीं समझ में आया बस इसको पढ़ के रख ले, काम खत्म, बस इतना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, बस ये याद रखें, ये किसके लिए है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर फॉर एनी लोड, नहीं फुल लोड है कि रेटेड लोड है, कौन सा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हो। अब रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो। अब देखो PU क्या होता है, चाहे प्राइमरी, हमने बताया था ना कि जो PU वैल्यू होती है चाहे प्राइमरी से निकालो चाहे सेकेंडरी से ट्रांसफार्मर के, वो क्या आती है, सेम आती है। PU वैल्यू दोनों साइड से क्या होती है, सेम आती थी, हमने प्रूफ भी किया था इसको, तो यहाँ प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं। तो ये तो हमने सेकेंडरी साइड से निकाल के हमने एक PU में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब प्राइमरी साइड से भी निकालेंगे तो सेम वैल्यू PU की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन चाहे प्राइमरी से निकालो चाहे सेकेंडरी से निकालो, नहीं मतलब कि इसको अगर रिफ़र टू प्राइमरी साइड करके निकालो चाहे इस पूरे को रिफ़र टू सेकेंडरी साइड करके वोल्टेज रेगुलेशन निकालो, तो दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कहने का मतलब ये है जो चीज़ पकड़ने वाली है। हाँ सर एक्स फैक्टर ऑफ लोडिंग, हाँ एक्स का मतलब वही होता है ना कि रेटेड लोड है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग। हमने कल तो बताया था एक्स के बारे में उसमें लिखा रहता है ना रेटेड लोड, तो रेटेड लोड का मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर बोलेगा कि फुल लोड का मतलब ही 1 होता है, बोलेगा हाफ लोड तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, ठीक है। तो क्वेश्चन जब कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। तो ये फॉर एनी लोड के लिए है, ठीक है।
मतलब हाफ लोड, फुल लोड, ठीक है, 3/4 लोड के करस्पॉन्डिंग ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरलाइज वे में। तो जिसको कुछ नहीं, आपको पैक करके बस इसी को रखना है। बोलो, अगर रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में लिख देता है कभी कभी कि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए कौन सा फार्मूला वैलिड होगा, ठीक है। और अगर वो बोलता है एनी लोड, तब तो ये सही है, लेकिन बोलता है फॉर रेटेड लोड, फॉर रेटेड लोड आर फुल लोड, तो x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 1 के, तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर दिस इक्वल टू आर पी यू इंटू कॉस फाई प्लस एक्स पी यू इंटू साइन फाई। ये पैक करके रख लो अपने पास, एक याद है तो उसके बाद ये तो बस उसके टाइप्स हो गए ना कि यहाँ तो किसी डाउट नहीं, ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट टारगेट बोलो। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, जब लैगिंग पावर फैक्टर। अब देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड केस, सेकेंड लीडिंग पावर फैक्टर। अभी तो बहुत कुछ बचा है इसमें जी, इसको पूरा ख़त्म करके, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए लीडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, ZL की वैल्यू क्या होगी, RL माइनस JXL। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ZL एट द एंगल माइनस फाई करस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई। लीडिंग पावर फैक्टर मीन्स दैट इज कैपेसिटिव लोड, दैट इज कैपेसिटिव लोड। पहले क्लियर है कि नहीं। अभी होगा वो सब डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्कस कर लें तब आते हैं उस पर, नहीं तो घिचमिच होता है। ग्राफ भी प्लॉट करेंगे अभी। तो देखो केस सेकेंड है लीडिंग पावर फैक्टर, दैट इज कैपेसिटिव लोड। अब कैपेसिटिव लोड के करस्पॉन्डिंग आते हैं। तो ये बताइए कैपेसिटिव लोड का मतलब समझ में आ रहा है कि वो कैसा है, जहाँ पे जो x था वो कैसा होना चाहिए, -x टाइप का, मतलब RL माइनस JXL, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ कि जो I2 डैश या I2 जो भी लिखना चाहते हो, I2 डैश की बात करोगे तो क्या लिखो, V2 डैश डिवाइड बाई ZL2 डैश। तो यहाँ पे V2 डैश की वैल्यू एट द एंगल 0 है, तो यहाँ पे ZL डैश एट द एंगल माइनस फाई, तो ये क्या हो जाएगा, V2 डैश डिवाइड बाई ZL डैश एट द एंगल प्लस फाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि I2 लीड V2 बाई हाउ मच एंगल, फाई, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो पावर फैक्टर अब की बार कैसा हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई। कॉस फाई कैसा है, लीडिंग, मतलब करंट क्या करेगी, लीड करेगी। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, क्लियर समझ में आया या जो भी है, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर दैट इज कैपेसिटिव लोड, I2 लीड V2 बाई हाउ मच एंगल, फाई, ये करस्पॉन्डिंग। ये मिटा दें इसको, बोलो। तो फिर वही V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V2 डैश प्लस I2 डैश R2 प्लस JX2। नहीं, प्लॉटिंग करनी है तो V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू R2 प्लस J I2 डैश इंटू ये R2 कहाँ से आ गया, सिर्फ X, यही हमने लिखा था ना, दैट्स वाई। चलिए इनको हटाते हैं, प्लॉटिंग करना पड़ेगा ग्राफ को। कैसे करेंगे, ये आपका V2, ये आपका V2,
वी टू डैश, आई टू कहाँ पे है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग आई टू डैश। आई टू इंटू आर लिखना हो तो क्या लिखोगे, आई टू आर किधर आएगा, इधर आएगा, आई टू इंटू आर, आर टू। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे भाई, जो करंट है उसी डायरेक्शन में, अगर ये फाई है, ठीक है, तो ये ऐसे प्लॉटिंग करेंगे ना, तो ये वोल्टेज हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जे आई टू डैश इंटू एक्स टू। एक्स टू कहाँ से आ गया, ये माइंड में हमेशा, आई टू इंटू एक्स यही लिखेंगे। पहले तो क्लियर है कि नहीं भाई, आई टू ये है, तो आई टू में जे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाइक दिस वन, और उसमें ये 90 डिग्री, और फिर इसको इससे मिला दो, तो ये हो गया आपका V1। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। हमारा टारगेट क्या है, इस V1 को डिटरमाइन करना, और ये वैल्यू जो होगी वो डेल्टा, ये O A B C ऐसे बना दो। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक क्या है, V2 डैश, ये V1 है, V1 का कंपोनेंट इस साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 इंटू कॉस डेल्टा, जो कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, V1 डैश इंटू कॉस डेल्टा, दिस बी इक्वल टू। अब बताइए हमको क्या चाहिए, हमको यही साइड चाहिए ना, इन द टर्म्स ऑफ V2 और जो भी है। एक तो चीज़ समझ में आती है, यहाँ से देखिए ये क्या है, फाई, ये कितना है 90 माइनस फाई, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी ये फाई, तो ये भी फाई, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, AC की बात करेंगे। देखो हमको ये साइड लिखना है, तो आप क्या करोगे, इस OB में से किसको माइनस करो। देखो हमको चाहिए, हमको तो V2 पता है, अगर हम किसी तरीके से ऐसा कर दें, इसको निकालो पहले, ये हमको साइड पता है, अगर इस साइड को पता करना है तो क्या लिखोगे, cos 90 माइनस फाई, क्या लिखोगे, cos 90 माइनस फाई, दिस बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AC डिवाइडेड बाई आई टू डैश इंटू एक्स, तो AC किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आई टू डैश इंटू एक्स साइन फाई। नहीं, AC की वैल्यू हो गई लाइक दिस वन, बोलो ये वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक की, ये पहले बता दो हमको, ये कितना है आई टू डैश इंटू आर, और ये फाई, तो आप BC को इसको लिख सकते तो आई टू डैश इंटू आर कॉस फाई। ठीक है, अगर इस पूरी साइड में से देखो, इसको छोड़ो, V2 डैश प्लस V2 डैश प्लस इसको ऐड कर दो, तो ये कितना है आई टू डैश आर कॉस फाई, और उसमें से इसको माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मिल जाएगा हमको, साइन फाई। तो फाइनली हमको वही फिर डेल्टा टेंस टू जीरो, प्रैक्टिकली टेंस टू जीरो रहेगा, तो V1 डैश किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, V1 दिस इक्वल टू V2 डैश प्लस आई टू डैश इंटू आर कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, कोई ऐसा है जिसको डाउट फील हो रहा है। तो ये होता है V1 माइनस V2 डैश, V1 माइनस V2 डैश, दिस बी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आई टू डैश इंटू आर कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई। सेम उसी टाइप का बन रहा है, नहीं अगर यहाँ पे V2 डैश से डिवीजन कर दो, सेम वही उसी टाइप का बन रहा है, बस फ़र्क क्या आएगा, जहाँ पे माइनस था, जहाँ पे पहले वाले में प्लस था, वहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं इसको भी, RPU चेंज करेंगे तो फिर वैसे ही आएगा ना, RPU कॉस फाई माइनस XPU साइन फाई। ठीक है, इसको पकड़ के कैप फॉर लीडिंग पावर फैक्टर।
अभी बहुत कुछ निकलेगा यहाँ से, तो फिलहाल यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले। कोई चीज़ ऐसा लगा हो जो नहीं समझ में आया और समझना है नहीं, और ज़बरदस्ती दिमाग लगा रहे हो तो फिर बात ही अलग है। हमने बोला जब समझना नहीं तो ज़बरदस्ती दिमाग लगाओगे तो दिक्कत होगी ही, ठीक है। कि डेरिवेशन रटना उठना नहीं है, डेरिवेशन नहीं रखना, बस समझ में देखो वो प्रोसीजर है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस लिख लो। अगर सब्जेक्टिव में बैठना, जब अगर सब्जेक्टिव SSC JEE सब्जेक्टिव में बैठना होगा तो उस समय उसको खोल के देख लेना। अदरवाइज़ थोड़ा सा बस ये जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है उसको पढ़ के रखो, बस आपके मतलब का ये वाला है, ये वाला है। कभी कभी इस वजह से कर डेरिवेशन थोड़ा छोटा डेरिवेशन है ना, और कुछ चीज़ें समझनी भी होती है, तो दैट्स वाई हम इस वजह से करवा देते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं से डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा एक्चुअली क्या माइंड पे प्रेशर भी पड़ता है, कुछ लोगों को इस पर प्रेशर पड़ रहा होगा। तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, लीडिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। यूनिटी पावर फैक्टर पे देखेंगे, फिर फाइनल में देखो एक्चुअली होता क्या है कि इसको डिटरमाइन करने का दो तरीका है। एक तो आप सीधे फार्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं, भाई ये हमने किससे डिटरमाइन किया है, फेजर डायग्राम से। ऑफ कोर्स ये जो रिजल्ट है अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, नॉट एग्जैक्ट रिजल्ट है। एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे निकलेगा, एग्जैक्ट निकल जो आएगा V1 की वैल्यू V2 डैश प्लस I2 डैश R cos फाई प्लस ये R प्लस JX वाले से निकलेगा। एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ से निकलता है, अगर कभी निकालना हो ना तो आप एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ से निकालते हैं। अगर वैसे ये एग्जैक्ट रिजल्ट और अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग ये जब आप रिसर्च करते हैं तब माने रखता है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं होता, वो एक्चुअली एरर निकाली जाती है कि कौन सा मेथड मोर इफेक्टिव है। तो वो जब कैलसी से अलाउ रहेगा तब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू निकालते हैं इसकी V2 डैश की वैल्यू। अदरवाइज जनरली आपका 99.99 के 100% क्वेश्चन कंपटीशन में वो उसमें यही इस्तेमाल होता है। सब्जेक्टिव में अगर ES में या UPSC में बैठते हैं तो उसमें पूछ देता है कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालिए, या बोल देगा एग्जैक्ट रिजल्ट निकालिए। जब बोल दिया एग्जैक्ट तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड से आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो खैर हम आते हैं, जब न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम्स लेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आते हैं इस पर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अभी इस पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी, मैक्सिमम मिनिमम कब क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ग्राफ भी प्लॉट करना है। पहले आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम फेजर डायग्राम वाला सब खत्म करके आते हैं, जिस एक तरफ हो जाना चाह रहे हैं। ये बताइए फॉर केस थर्ड थर्ड केस करस्पॉन्डिंग फॉर यूनिटी पावर फैक्टर फॉर यूपीएफ का मतलब कि ये बताइए I2 एंड V2, I2 डैश एंड या सिर्फ I2 V2 क्या बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है। सेम फेज का मतलब अगर V की वैल्यू V एट द एंगल 0 है तो I भी क्या होगा, I एट द एंगल 0, ठीक है। ये नहीं कि अगर V की वैल्यू V एट द एंगल अल्फा है तो I की वैल्यू I एट द एंगल 0 हो जाए, नहीं, उसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी, क्योंकि एंगल 0 होने का मतलब होता है V और I के बीच का एंगल। ये याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो वहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं कि भाई V की वैल्यू दे दिया V एट द एंगल 0 तो I भी क्या होगा, जो भी यहाँ पे एंगल है वही होगा यहाँ पे भी। अगर बोल दिया पावर फैक्टर यूनिटी है तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फ़ा, ठीक है। तभी ये यूनिट पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। चलिए प्लॉट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। V1 की वैल्यू V2 डैश प्लस I2 डैश प्लस R2, नहीं R2 दिमाग देखो हमेशा माइंड में ही आता है R2 तो आप V2 डैश I2 डैश R प्लस J I2 डैश इंटू X, ठीक है। तो ये बताइए V2 हो गया लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, I2 भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो I2 इंटू R क्या हो जाएगा, प्लॉट करेंगे तो I2 R। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको,
जे से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बताने की जरूरत नहीं है ना जी, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर से वही तबीयत ख़राब करो अपनी। और ये हो जाएगा आपका V1 और ये हो जाएगा डेल्टा करस्पॉन्डिंग, नहीं तो V1 cos डेल्टा दिस बी इक्वल टू, सिंपल, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, V2 प्लस क्या हो जाएगा V2 प्लस I2 डैश R, वही डेल्टा अप्रोच 0, तो V1 माइनस V2 डैश किसके करस्पॉन्डिंग I2 डैश इंटू R, और इसी में V2 डैश से डिवीज़न कर दो तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा X इंटू, इसमें बस कौन सा टर्म नहीं होगा, देखो ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X है, याद रखना, ये नहीं कि बस, ठीक है। ये I2 डैश की वैल्यू कितने ये जैसे हमने इसको प्रूव किया था, बस ये वाला टर्म खा जाओ, एक सेकेंड कहाँ गया, x इंटू क्या बनेगा RPU, ऐसे कॉमन लिखने की जरूरत नहीं, RPU इंटू cos फाई तो रहेगा ही नहीं, बस x इंटू RPU। तो एक्चुअली क्या होता है जब क्वेश्चन आता है तो जल्दी कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये फार्मूला लिख देता है और कभी कभी इनकी वैल्यू दे देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है कि सर इसमें कौन सी वैल्यू पुट करने। तो देखो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिला हमको, x इंटू RPU, यही है ना जी, ध्यान से देखो, ये मिलेगा RPU फॉर UPF, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर नहीं समझ में आया या जो भी है, ऐसा कोई है जिसको मिटा दें इसको, क्लियर है ना जी। अरे V1 का कंपोनेंट डिसाइड करोगे तो दिस वन प्लस दिस वन का सम, तो V1 के लिए V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू R, तो उससे हमको ये निकल के आ गया। अब आते हैं अपने मेन टारगेट पे, क्लियर है, गुड। ऐसा तो नहीं कोई जिसको डाउट हो रहा है या जो भी है। अब चलते हैं आगे कहानी। अब इसके बाद मेन पॉइंट है, ये तो चीज़ें हैं कि ठीक है, ये फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। अब आपके मतलब की चीज़ आती है, हम चाहते हैं ग्राफ प्लॉट करना मैक्सिमम मिनिमम करस्पॉन्डिंग, एक बार आ चुका था, दैट्स वाई उसको भी हाँ, बाकी सब आज ख़त्म करके इसको वोल्टेज रेगुलेशन ख़त्म करेंगे आज कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं फॉर मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। किस केस में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, इन तीनों में बताओ, इन तीनों छोड़ो, इन दोनों में बताओ, इसमें और इसमें, किस केस में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। पहले वाले केस में कि दूसरे वाले में। भाई मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, डिवाइड बाई डी फाई 0, ठीक है। लैगिंग केस में ये पूछ देता है कि लीडिंग मिलेगा कि लैगिंग में, सिर्फ लैगिंग मिलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा RPU इंटू कॉस का माइनस साइन। किसी को डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो तो बोल देना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इंटू साइन का क्या मिलेगा कॉस फाई। अब 0 पुट करो तो क्या मिलेगा tan फाई दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग XPU डिवाइड बाई RPU। इसको डायरेक्ट x बाई आर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, नहीं XPU की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर आप ऐसे लिखोगे ना XPU दिस इक्वल टू, चाहे प्राइमरी साइड के करस्पॉन्डिंग बात करो चाहे सेकेंडरी साइड के करस्पॉन्डिंग Z2B, और RPU की वैल्यू भी किसके करस्पॉन्डिंग, ये भी किसके करस्पॉन्डिंग है R01 डिवाइड बाई Z2B, तो कैंसिल हो गया कि नहीं, डिवीजन में करेंगे तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो X01 डिवाइड बाई R01 या X02 डिवाइड बाई R02, तो हमने जनरलाइज फॉर्म लिख दिया x बाई आर, काम खत्म, ठीक है।
बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं। तो उस समय tan फाई किसके करस्पॉन्डिंग होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए tan फाई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, tan फाई दिस इक्वल टू x बाई आर या एक्स पी यू डिवाइड बाई आर पी यू। कभी कभी जब इस पर क्वेश्चन आता है तो ऐसे बोल देता है सब वैल्यू दी रहेगी, x भी दिया रहेगा, r भी दिया रहेगा, कुछ लोग क्या करेंगे पर यूनिट वैल्यू निकालने लगेंगे, टाइम टेकन हो जाएगा। भाई चाहे पर यूनिट के करस्पॉन्ड निकालो चाहे ऐसे ही निकाल के छोड़ दो तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। क्यों, देख ही सकते हो भाई, वैल्यू पुट करोगे पर यूनिट का मतलब क्या होगा, एक्स पी यू का मतलब x01 डिवाइड बाई Z2 भी लिखोगे, फिर आर पी यू की वैल्यू भी उसी तरह R01 या डिवाइड बाई Z2 भी लिखोगे तो Z2 भी दोनों में कैंसिल हो गया। ठीक है, किसी साइड से करो तो खैर क्लियर है कि नहीं कि tan फाइव में क्या रेडिएशन मिलेगा, x बाई आर करस्पॉन्डिंग। बस ये पॉइंट टू बी नोटेड। अब जब तो मैक्सिमम वैल्यू किससे, ये तो हो गई कि इस tan फाइव पे हमको क्या मिलेगा, लाइक दिस वन। अब बताइए इनकी हेल्प से हम और मैक्सिमम वैल्यू किससे कितनी होगी वो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि x ये हो गया एक्स पी यू जो भी है, और ये आर पी यू यही है, और ये जेड पी यू ये फाई है। तो कॉस फाई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी, आर पी यू डिवाइड बाई जेड पी यू, और साइन फाई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो गई, एक्स पी यू डिवाइड बाई जेड पी यू। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो वी आर की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, एक्स, देखो आर पी यू यहाँ पे क्या लिखोगे, आर पी यू बाई जेड पी यू, तो ये डायरेक्ट लिख दें, किसी को दिक्कत हुई पूछ लेना कहाँ से आया, जेड पी यू। साइन फाई की वैल्यू एक्स पी यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड पी यू, ये एक्स आर पी यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स पी यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड पी यू। ये बताओ जेड पी यू की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, अंडर रूट ऑफ आर पी यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स पी यू का होल स्क्वायर। तो जब ये अंडर रूट हटेगा ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो एक्स इंटू जेड पी यू हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो वी आर मैक्स क्या मिलेगा हमको, एक्स इंटू जेड पी यू। बोलो, इसको पकड़ के रखो, कैसे आया समझ में आया कि नहीं। देखो एक फार्मूला याद है तो सब याद है, देखो कैसे, अगर आपको ये याद है तो लैगिंग के लिए ये लीडिंग के लिए क्या होता है, सिर्फ माइनस हो जाता है, और यूनिटी पावर फैक्टर तो देखो कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ होता है, और नहीं तो रटना शुरू करोगे तो कितना रटोगे, इसलिए कहते हैं थोड़ा कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। कुल जितना भी डिस्कशन हुआ उस पूरे होल डिस्कशन से हमको क्या निकल के आया कि वोल्टेज रेगुलेशन इसके करस्पॉन्डिंग होता है, कब, लैगिंग के लिए, लीडिंग के लिए माइनस हो जाएगा। अब बात आती है कि मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम के लिए क्या डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसको देखो, अब किसी के दिमाग में आएगा सर इसको जीरो करोगे तो tan थीटा दिस इक्वल टू माइनस में आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा माइनस में। अब ये जो है tan माइनस एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो z और x है वो किसके किसके बीच में होता है, थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, ये याद रखना z की वैल्यू। ठीक है, इसी वजह से तो ये वाला एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये वाला एक्सेप्ट होगा किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिला क्या, tan फाइव इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ये याद रखो। उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया कि वी आर मैक्सिमम कितना होगा। बस कैसे आया समझ में आ गया नहीं, कि रटने की जरूरत नहीं कि भाई ये भी चीज़ें थोड़ा बहुत अगर माइंड में है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज 2 मिनट का काम है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यू निकाला, ये ट्रायंगल बनाया, उससे वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, फॉर मैक्सिमम के लिए। अब बताओ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या, वो पुअर है, वो हमारे लिए अच्छा है क्या, नहीं। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मतलब हमारे लिए वर्स्ट केस है ना, नहीं बोलता, क्लियर है कि नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि जो वोल्टेज है, अब बहुत कुछ आएगा निकल के, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं तब आते हैं उस पर, नहीं तो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मंथ। अब बताओ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, वी आर वी आर की वैल्यू उठा के जीरो पुट कर दो। कौन जीरो हो सकता है, ये वाला तो हो नहीं सकता, नहीं। तो किस केस में मिलेगा, आर पी यू
cos phi, दिस बी इक्वल टू एक्स पी यू साइन फाई। तो आपको क्या मिला, tan फाई दिस बी इक्वल टू यहाँ से r डिवाइड बाई आर पी यू डिवाइड बाई एक्स पी यू, मतलब r डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो इस केस में हमको मिला कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए r बाई एक्स या आप आर पी यू डिवाइड बाई एक्स पी यू, उल्टा मिल रहा है देखो, नहीं बताओ तब उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा हमको, वी आर जीरो। तो किस केस में मिलता है ये, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें तो मिलेगा नहीं, उठा के इसको जीरो मत कर देना, नहीं तो tan की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी, जो कि एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। अब आते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनको हटा दें। लास्ट डिस्कशन, हाँ, पावर फैक्टर वर्सेस वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राफ बना के दे देता है और पूछ देता है। ये बताइए, जब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो था, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, यहाँ पे यूनिटी है, उस समय हमको कितना मिला है वोल्टेज रेगुलेशन, एक्स आर पी यू। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक्स आर पी यू बना दिया हमने इसको, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर इसके बाद जब वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब है, एक सेकेंड, मैक्सिमम कितना है जी, किस केस में है, जब वो भी कितने एक्स जेड पी यू करस्पॉन्डिंग। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, मैक्सिमम का मतलब हो गया ये लाइक दिस वन, एक सेकेंड कुछ ऐसा बनाओ, या तो ऐसे कर दो, ये इस वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वी आर मैक्स किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, एक्स इंटू जेड पी यू। बोलो उस समय पावर फैक्टर जो भी है, पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग जो tan थीटा आ रहा है वो कितना है, एक्स बाई आर। बोलो क्लियर है कि नहीं, और कैसा है, लैगिंग। ये पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग पावर फैक्टर। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से, कैसे प्लॉट कर दिया। और ये जो है कब है, वोल्टेज रेगुलेशन जब यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर है, जब यूपीएफ है 1 है, तो उस समय वी आर कितना मिला, एक्स आर पी यू करस्पॉन्डिंग, ये है एक्स इंटू आर पी यू। बोलो किसी के माइंड में आ रहा होगा सर इसको ज़्यादा लंबा क्यों बनाया, इसको कम क्यों बनाया। वैसे भी देखो जेड पी यू किसके करस्पॉन्डिंग होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स पी यू प्लस आर पी यू का होल। भाई जेड पी यू की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ऑफ आर पी यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स पी यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आर पी यू 5 है तो एक्स की वैल्यू जनरली जो एक्स होता है वो आर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इतना तो फिक्स है, ये तो मैक्सिमम वाला, तो इसमें दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये वैल्यू जो है ये कौन सी है, फॉर जब पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग है। पहले यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले बताओ, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी, इस वजह से यहाँ पे बना दिया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है। एक्स पी यू जो होता है प्रैक्टिकली आर पी यू से क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर हो गया। इस लैगिंग में और आगे बढ़े तो कहीं न कहीं जाके ये किसके करस्पॉन्डिंग हो, थीटा 90 के टच करेगा ना, नहीं 0 से 90 के बीच में होता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 करस्पॉन्डिंग। तो नीचे लिखो जेड पी एफ लैग, मतलब cos फाई किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 0, नहीं तो थीटा की वैल्यू जो फाई है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग। पहले तो क्लियर है कि नहीं,
मतलब ये हुआ कि I2 डैश लैग V2 डैश बाई हाउ मच एंगल 90 डिग्री, मीन्स दैट इज प्योर इंडक्टिव लोड, दैट इज प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड। पहले तो क्लियर है कि नहीं ये वर्ड, इसका क्या मतलब है भाई? ये देखो एंगल, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर है, एंगल बढ़ेगा, पावर फैक्टर तो बढ़ेगा ना नहीं, सॉरी यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम है ना 1 है वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे, हाँ यूपीएफ है ना तो 1 है, तो कहीं ना कहीं पावर फैक्टर कहाँ रहा होगा, 0 रहा होगा। तो हम देखना चाहते हैं कि जब पावर फैक्टर 0 है तो ये वाला केस कौन सा है, देखो लैगिंग है, तो लैगिंग में कहीं ना कहीं पावर फैक्टर क्या होगा, 0 भी तो होगा। तो वही हम देखना चाहते हैं, जब पावर फैक्टर जो है 0 है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग बात करें, प्योर लैगिंग है तो पावर फैक्टर 0 का मतलब इन केस ऑफ लैगिंग तो वो मतलब प्योर इंडक्टिव लोड हुआ ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? उस केस में आप लैगिंग वाले में फाई की जगह पुट कर दो 90 डिग्री, इसमें क्या पुट कर दो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमको ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो वी आर, उस समय वी आर किसके करस्पॉन्डिंग, एक्स इंटू एक्स पी यू बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बताओ, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल एक्स पी यू। बोलो किसी को दिक्कत तो पूछो जल्दी से कि नहीं समझ में आया सर, ये जो भी है ये कब है भाई, यहाँ पे पावर फैक्टर कितना है 1, तो ये कहीं ना कहीं 0 भी तो रहा होगा। तो जहाँ पे 0 रहा होगा, पावर 0 का मतलब किस केस में आ रहा है, लैगिंग वाले में, तो उसका मतलब ये हुआ कि प्योर इंडक्टिव होगा। तो जब प्योर इंडक्टिव होगा तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा या जो भी फाई है तो फाई की वैल्यू 90 इसमें पुट कर दो, तो हमको क्या मिला, आर पी यू एक्स पी यू करस्पॉन्डिंग बना दिया। अब कोई कहेगा सर इसको बड़ा क्यों दिखाया, इसको छोटा क्यों दिखाया, क्यों दिखाया बड़ा, क्योंकि एक्स पी यू और आर पी यू में एक्स पी यू की वैल्यू क्या होती है, जो ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली ये हायर रखा जाता है इसके कंपेरिजन, लॉसेस कम से कम हो। पहले तो क्लियर है कि नहीं? अच्छा क्लियर, अब आगे बढ़ें। इसको ध्यान से समझ के रखें, ध्यान समझ लेना ये वाला ग्राफ, क्योंकि आ जाता है बना बनाया पका पकाया फ्री का नंबर। और दूसरा बिठा दें इसको, तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, जब आपने लैगिंग केस में। अब देखते हैं लीडिंग के केस में। लीडिंग केस में हमको कहाँ पे मिला है, वोल्टेज रेगुलेशन 0। वोल्टेज रेगुलेशन 0 कहाँ पे है, वोल्टेज रेगुलेशन 0 मतलब इस यहाँ कहीं होगा, जब ये यहीं पे कहीं 0, यहाँ 0 हो गया, तो उस समय tan फाई किसके करस्पॉन्डिंग है, tan फाई की वैल्यू r/x है, और पावर फैक्टर कितना है, लीडिंग पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग है। बोलो क्लियर है कि नहीं? वोल्टेज रेगुलेशन 0 तो यहीं पे होगा ना, इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ये कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। यहाँ पे वी आर की वैल्यू कितनी है, 0। फिर इसके बाद ये भी क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे जाके यहाँ पे 0 हुआ था किसमें, लैगिंग केस में, तो यहाँ पे भी 0 बनेगा, कहीं होगा। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, ZPF लीडिंग, की करस्पॉन्डिंग बात करना चाहते हैं, तो उस समय cos फाई 0, तो I2 डैश लीड V2 डैश बाई हाउ मच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मतलब प्योर कैपेसिटी लोड हो गया। लिखना चाहो तो लिख लो, प्योर कैपेसिटिव लोड। कैसा हो गया, प्योर कैपेसिटिव लोड हो गया। जब प्योर कैपेसिटिव लोड हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, निकल सकता है, बताओ वी आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, मतलब वहाँ पे 90 डिग्री, फाई की वैल्यू 90 पुट कर दो, इसमें 90 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, मिलेगा क्या, -x इंटू एक्स पी यू। उस केस में ऐसे जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे बना दो जो भी है इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ बना सकते हैं लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये हो गया -x कैपिटल एक्स पी यू करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे
पावर फैक्टर क्या होगा, ZPF लीडिंग, यहाँ पे लिखेंगे ZPF लीडिंग, और यहाँ पे ZPF लैगिंग। बोलो, ये हो गया हमारा काम ख़त्म। बोलो, हाँ एक बात बताना चाह रहे थे यहीं से कि VR की वैल्यू जो है V1 माइनस V2 डैश डिवाइड बाई जो भी है V2 डैश, हमने बोला था कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आएगा, नहीं वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा तो इसका क्या मतलब है, आगे डिस्कस करें कि नहीं डिस्कस करें, कि रहने तो कल डिस्कस करेंगे आगे का नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, बस यही तक कर, आगे कहानी कल डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरा बना लो, आज के लिए बस इतना ही। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, ठीक है। छोटा सा भी डाउट हो पूछ लो, कमेंट में लिख दो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, या जो भी है प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें समझ जा समझ। ये ग्राफ बस पकड़ के रखना, लीडिंग, लैगिंग और ZPF क्या है इसको देख लेना कब कब क्या है, क्योंकि आ जाता क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट में, ग्राफ बनाया रहेगा तो उसको देख के ही आप बता दोगे। और नहीं भी आता है तो ये चीज़ें माने रखते हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, ZPF का रिस्पॉन्डिंग क्या होगा, कौन सी वैल्यू ज़्यादा हो, कौन से कुछ भी पूछा जा सकता है ना, दैट्स वाई, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। किसी को छोटा सा भी डाउट हो, देखो जब भी आप कोई चीज़ पूछो ना नेक्स्ट क्लास की, तो पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर लो। ये नहीं कि बीच में आ गए सर उसमें क्या था इसमें क्या है, तो होता क्या है कि आप इसका मतलब सीरियस नहीं हो, पीछे वाला नहीं, हाँ वहाँ से चीज़ नहीं समझ में आई तो वो चीज़ आप पूछो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, वहाँ पे वो जो आपने जो वर्ड बोला था या वो चीज़ एकदम नहीं, तो उसमें कोई टॉपिक पूछोगे तो हो सकता है हम उसमें थोड़ा सा प्रेशर डाल के चीज़ों को मतलब कि दूसरे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।